हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी क्लास 11th की हमने पिछली वीडियो में जो बात करी थी वो बात करी थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स को कवर नहीं किया था। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं कंप्लीट करी है, लिंक नीचे लिख रहा होगा, आप पहले उस वीडियो को कवर अप कर लीजिए। और अब आगे की वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूं, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2। इसको शुरू करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस जब भी आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बात करी थी हमारे एक्सपेंस क्या होते हैं, हमारी इनकम क्या होती है, हमारी प्रॉफिट्स क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं और गेन क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज के टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं हमारे सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज परचेजेस, परचेज, रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। ये 4 टॉपिक अभी मैं आपको कवर करने जा रहा हूं। इसके बाद एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है इन्वेंट्री। पहले मैं ये 4 टॉपिक्स आपको क्लियर कर देता हूं। देखो मेरे बच्चों, ये जो चारों टॉपिक है ना, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये हमेशा आपके गुड्स के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं मेरे बच्चों? गुड्स। सर ये गुड्स क्या होते हैं? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने गुड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें बिजनेसमैन डील करता है, वो आइटम्स जो बिजनेसमैन खरीदता है बेचने के मकसद से, उसे हम लोगों ने नाम दिया है गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कैलकुलेटर का बिजनेस करता हूं, मैं इसका बिजनेस करता हूं बच्चों, तो अगर मैंने ये खरीदा तो ये मेरे लिए गुड्स होंगे, क्योंकि मैंने ये क्यों खरीदा? बेचने के मकसद से। और अगर मैं ये कैलकुलेटर का बिजनेस करते करते ये मार्कर भी खरीदूं तो ये मेरे लिए गुड्स नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसे बेचने के पर्पज से बिजनेस में नहीं लेकर आया हूं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? व्हाट आर गुड्स? तो जब भी हम लोग गुड्स को खरीदते हैं या गुड्स को बेचते हैं तो हम गुड्स नाम की चिड़िया को कभी भी यूज नहीं करते। हम जब भी गुड्स को खरीदेंगे, हम खरीदने की जगह यूज करेंगे एक वर्ड जिसको हम बोलेंगे परचेजेस। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, ये किसके लिए यूज होगा? गुड्स के लिए। अगर गुड्स नहीं है तो आप कभी भी परचेज मत बोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फर्नीचर डीलर हूं, फर्नीचर खरीदता हूं तो मैंने परचेज करी। लेकिन अगर मैं एक गारमेंट डीलर हूं और अब मैं फर्नीचर खरीदता हूं तो मैंने परचेज नहीं करी। ठीक है मेरे बच्चों? तो परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न हमेशा किन टर्म्स के लिए यूज होगा मेरे बच्चों? गुड्स के लिए। जब भी गुड्स खरीदेंगे हम परचेज बोलेंगे, जब भी गुड्स बेचेंगे हम उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? सेल बोलेंगे। अब जब भी हमने वो गुड्स खरीदे और अगर हमें वो गुड्स वापस करने पड़ रहे हैं तो हम उसको नाम देंगे परचेज रिटर्न। और जब भी हमने कस्टमर को गुड्स बेचे और वो गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं तो हम उसको नाम देंगे सेल्स रिटर्न। आई होप आपको ये चारों टर्म्स क्लियर होंगे। अब हमारे जो बिजनेस होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है सर? 2 तरीके का मेरे बच्चों। एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। 2 तरीके का बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग मतलब मैं कुछ नहीं करता, मैं गुड्स को खरीदता हूं और गुड्स को क्या कर देता हूं? बेच देता हूं। उस बिजनेस को मैं कहता हूं ट्रेडिंग कंसर्न। मैंने आपको अभी बताया था मैं किसका बिजनेस करता हूं? कैलकुलेटर का।
तो कैलकुलेटर बनाता नहीं हूं मेरे बच्चों, खरीदता हूं, बेच देता हूं। तो ये कैलकुलेटर मेरे लिए गुड्स है। अब सपोज करिए मैं कुछ बनाता भी हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए गुड्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल जो उन्होंने गुड्स को बनाने के लिए यूज करा और बनाने के बाद वो उसे बेच देंगे। रॉ मटेरियल को भी तो बेच ही देंगे ना। रॉ मटेरियल क्या होता है सर? जो गुड्स को बनाने के लिए क्या होता है? यूज होता है, तो उसको भी वो लोग गुड्स कहते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? तो जल्दी से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्यादा टफ लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है और आपको उम्मीद करता हूं ये चारों टॉपिक के बारे में प्रॉपर क्लियरेंस मिल चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का टॉपिक होगा वो होगा मेरे बच्चों स्टॉक। ये मेरा अगला टॉपिक है और फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्वेंट्री। स्टॉक पढ़ाऊंगा और इन्वेंट्री पढ़ाऊंगा। स्टॉक क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, ये जो गुड्स हैं जो मैं बिजनेस में बेचने के पर्पज से लाया था, अगर वो अभी नहीं बिके हैं और मेरे पास अभी रखे हुए हैं, वो कहते हैं ना, दुकानदार से पूछते हैं कि भैया आपके पास स्टॉक में है कैलकुलेटर या नहीं है। तो स्टॉक क्या है? वो सामान जो मैं बेचने के मकसद से लाया था लेकिन अभी वो सामान बिका नहीं है, तो उसको मैंने नाम दिया है स्टॉक। क्या नाम दिया है मेरे बच्चों? स्टॉक। स्टॉक दो तरीके का होता है। स्टॉक दो तरीके का होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। सर ये क्या होता है? मेरे बच्चों हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। ये 12 महीने का पीरियड होता है। कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल। कब एंड हुआ? 31 मार्च। तो अगर 1 अप्रैल को मेरे पास कुछ कैलकुलेटर रखे हुए हैं, सपोज 10 कैलकुलेटर अभी बचे हुए हैं, कब? 1 अप्रैल को। तो कितने कैलकुलेटर? मैं यहां लिख देता हूं 10 कैलकुलेटर अभी मेरे पास है सर। तो ये जो 10 कैलकुलेटर है ना मेरे बच्चों, इसको मैं कहता हूं ओपनिंग स्टॉक। और फिर क्या हुआ मेरे बच्चों? साल खत्म हुआ और 31 मार्च को मैंने काउंट करवाए, तो मेरे पास 5 कैलसी यानी कैलकुलेटर बचे हुए हैं। तो इसको मैंने एक और नाम दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्या नाम दिया मेरे बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए मेरा सेशन जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1 अप्रैल 2022 को और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023। तो मेरे बच्चों अगर मैं पूछता हूं 1 अप्रैल 2022 को मेरे पास स्टॉक कितना है, आप बोलोगे सर 10 कैलकुलेटर आपके पास पड़े हैं। तो मेरे बच्चे ये तो फर्स्ट डे पर है, इसको हमने नाम क्या दिया? ओपनिंग स्टॉक। और यही मैं आपसे पूछता हूं कि 31 मार्च को मेरे पास स्टॉक कितना रखा हुआ है, आपने बोला सर 5 कैलकुलेटर, तो इसको मैंने नाम दिया क्या मेरे बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये तो पूरे साल में काम आता रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक साल के लास्ट में बचा, कैसे फेंक देना चाहिए? बताइए बच्चों, मैं इसको फेंक दूं? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, फेंक क्यों दूं? तो मेरे बच्चों क्या करना है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ये अगले साल का नेक्स्ट ईयर कब शुरू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2023। अगले साल का ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस financial year which is available at the end of the accounting year will automatically become the opening stock of the next financial year, that is 1st April। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? तो इसे हम कहते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। अब एक और टर्म है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं तब आपको जल्दी से एक और टर्म क्लियर कराता हूं। इसको जल्दी जल्दी मिटा देते हैं ताकि और टर्म्स के बारे में हम जल्दी जल्दी लिख पाए। अभी हमने पढ़ा स्टॉक, अब मैं आपको एक और टर्म पढ़ा रहा हूं इन्वेंट्री। सर सुनने में एक जैसा ही लग रहा है बेटा, होता भी एक जैसा है, मगर
इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है, ये बड़ा भाई है, और ये जो है ये छोटा भाई है। स्टॉक एक छोटा टर्म है। देखिए स्टॉक वर्ड कहाँ यूज होता है, जब हमें ट्रेडिंग कंसर्न है। ट्रेडिंग कंसर्न मैंने आपको अभी बताया क्या होते हैं, जो भी लोग सामान खरीदते हैं और बेच देते हैं, बनाते नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेडिंग कंसर्न। तो वो लोग अपने बारे में स्टॉक के बारे में बताते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो गुड्स को बनाती हैं, उनको वो स्टॉक ना बोलकर वो लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री कंपनी लॉ कहता है कुछ टाइप्स की होगी, जरा जल्दी जल्दी साथ में नोट्स बना लीजिए। इन्वेंट्री कुछ टाइप्स की होगी। सबसे पहले इन्वेंट्री ऑफ, अभी इन सब का मतलब क्लियर करता जाऊंगा, रॉ मटेरियल, आरएम मतलब रॉ मटेरियल, इसको जल्दी जल्दी अपने नोट्स बनाना शुरू करिए। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम लोग सेमी फिनिश गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सेमी फिनिश गुड्स। फिर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, और लास्ट में इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। तो मेरी इन्वेंट्री 4 टाइप्स की हो गई। कितने तरीके की हो गई है बच्चों, 4 तरीके की हो गई। जरा जल्दी जल्दी अपने नोट्स बना लीजिए। पहली इन्वेंट्री हो गई इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरी इन्वेंट्री हो गई इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको आपने एक और नाम दिया और सेमी फिनिश गुड्स। अभी सबके बारे में बताना शुरू करूंगा। फिर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो अभी अभी मैंने आपको बताया भी था कि स्टॉक एक छोटा टर्म है, इन्वेंट्री एक बड़ा टर्म है, और इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक आ जाता है। इन्वेंट्री किसके लिए यूज होती है, कौन सी कंपनी के लिए, जल्दी जल्दी बताओ मेरे बच्चों। इन्वेंट्री यूज होती है सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, और स्टॉक यूज होता है सर ट्रेडिंग कंपनी के लिए, जिनका काम है सामान को खरीदना और क्या करना, बेचना, वो स्टॉक बोलते हैं। जिनका काम है सामान को बनाकर बेचना, वो क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सैमसंग मोबाइल कंपनी हूं, मैं क्या बनाता हूं, सैमसंग के फोन्स। तो सैमसंग के फोन बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती होगी, जैसे ग्लास, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ग्लास के बाद बैटरीज, बैटरीज के बाद कैमरा, ये सब रॉ मटेरियल है जो इकट्ठा करके मैं फिनिश गुड्स क्या करता हूं बेटा, बनाता हूं। तो मेरे बच्चे जो भी मेरे पास अगर उसका स्टॉक रखा है तो मैं उसे क्या बोलता हूं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब मेरा आधा फोन बनकर रेडी हो गया, पूरा फोन नहीं बना है, आधा फोन बनकर रेडी हो गया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री ऑफ WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, या सेमी फिनिश गुड्स। अब मेरे बच्चों मेरा पूरा फोन रेडी है, डिब्बे में सील पैक है, बेचने के लिए रेडी हूं, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। और स्टॉक क्या होता है सर, ये वो होता है जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, हमने खरीदा और क्या करा, बेचा, इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। तो कंपनी लॉ 2013 कहता है अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यानी गुड्स को बनाने वाली कंपनी हैं तो आप अपनी स्टॉक को स्टॉक ना बोलकर इन्वेंट्री बोलिए, और इन्वेंट्री के 4 टाइप्स करिए और हमें बताइए कि इन्वेंट्री कितनी कितनी चारों में है। रॉ मटेरियल में कितनी है, सेमी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस में कितनी है, फिनिश गुड्स में कितनी है, और स्टॉक इन ट्रेड में कितनी है। उम्मीद करता हूं स्टॉक और इन्वेंट्री क्लियर हो गया होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म इन्वेंट्री से रिलेटेड ही, इसको मिटाना पड़ेगा तब आपको मैं समझा पाऊंगा। अब मेरे बच्चों इन्वेंट्री से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम में जरूर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ
क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे बच्चों? क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सर बड़ा सिंपल है, अपने गोडाउन में जाने का, साल की लास्ट वाली डेट पर 31 मार्च को गुड्स को काउंट करने का, और वही हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। बेटा जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ियों की कंपनी है, मैं कार बनाता हूँ, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और 31 मार्च को ये मेरा शोरूम है मेरे बच्चों, और मेरे पास कार है जो 31 मार्च को है, कार 1, कार 2, कार 3, कार 4। ये मेरे पास क्या है मेरे बच्चों? कार है। मैंने रामू काका जो मेरे अकाउंटेंट हैं, मैंने उनको बोला कि रामू काका जरा जल्दी से शोरूम पे जाइए या मेरे गोडाउन में जाइए और वहां मेरी इन्वेंट्री को कैलकुलेट करिए कि कितनी इन्वेंट्री गाड़ियों की यानी फिनिश गुड्स की अभी पड़ी हुई है। रामू काका गए और उन्होंने जल्दी से गिना। आप भी रामू काका ही बन जाओ, जल्दी से गिनो और मुझे बताओ कि कितनी इन्वेंट्री मेरे पास है। आपने बोला सर 4 है। वेरी गुड, 4 ही है। लेकिन मेरे बच्चों हमें कुछ ध्यान रखना है, ये आपकी बुक में बड़ा बड़ा लिखा है, केयर शुड बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या केयर सर? कुछ गुड्स आपके गोडाउन में होते हैं मगर फिर भी आप उन्हें क्लोजिंग इन्वेंट्री में काउंट नहीं करेंगे। ऐसे कैसे सर? ये क्या हो गया? कुछ गुड्स मेरे गोडाउन में है लेकिन मैं उन्हें क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं मानूं, अपनी इन्वेंट्री नहीं मानूं। क्यों सर? मैं बता देता हूं मेरे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कस्टमर था जिसका नाम था मिस्टर एक्स। इन्होंने ये गाड़ी नंबर 4 मुझसे खरीद ली थी, बट इन्होंने ये बोला था कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। क्या है बेटा? एनिवर्सरी है, और एनिवर्सरी है 10 अप्रैल की। मैं आपसे कार तब ले जाऊंगा, और गाड़ी के पैसे इन्होंने मुझे 28 मार्च को दे दिए थे। ओनरशिप तो 28 मार्च को ट्रांसफर हो गई थी, बट गाड़ी की डिलीवरी अभी इन्होंने नहीं ली। इन्होंने बोला कि सर एनिवर्सरी है 10 अप्रैल की, उस समय हम ये गाड़ी इस शोरूम से उठाकर ले जाएंगे। तो मेरे बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, क्या ये गाड़ी मेरी है? नहीं है, ये सेल हो चुकी है बट अभी डिलीवरी नहीं हुई है। गुड्स सोल्ड बट डिलीवरी हैज नॉट बीन मेड। तो आप उन गुड्स को कंसीडर नहीं करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक में। जरा जल्दी से लिख लीजिए, गुड्स जो आपने बेच दिए बट नो डिलीवरी हैज बीन मेड, उसको आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री में कभी भी कैलकुलेट नहीं करने वाले हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैंने ये गाड़ियां खरीदी या मैंने बनाई, तो जब मैंने ये खरीदी तो मुझे इसे परचेज बुक में लिखना चाहिए। आप आगे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, गुड्स का परचेज बुक में लिखना जरूरी होता है। तो मेरे बच्चों जब मैंने परचेज बुक में लिखा ही नहीं, मान लो एक गाड़ी को मैं लिखना भूल गया, मैंने 4 गाड़ियां खरीदी थी, 1 2 3 4 परचेज करी थी, लेकिन मैं एक गाड़ी को लिखना ही भूल गया, तो मेरे पास स्टॉक 4 का बच सकता है। परचेज मेरे पास 3 है, मैं लिखना भूल गया ना एक को, तो मेरे पास स्टॉक 4 का कैसे बच सकता है? तो मेरे बच्चे अगर कोई गुड्स मैंने परचेज करे, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, गुड्स विच आर परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, वो भी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब ये तो मैंने आपको बताया कि कुछ गुड्स जो आपके गोडाउन में हैं मगर आप उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री में काउंट नहीं करेंगे। 2 बताए, नंबर 1 जो गुड्स बेच दिए डिलीवरी नहीं हुई, नंबर 2 जो गुड्स मैंने खरीदे थे मगर परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करा था। दूसरा, कुछ गुड्स आपके गोडाउन में नहीं होंगे मगर फिर भी आप उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री में काउंट करना। रामू काका को भेजा, रामू काका ने बोला कितनी गाड़ियां? 4। मैंने रामू काका को फोन पे बोला रामू काका 4 नहीं 5 हैं। वो कह रहे अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि 4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मैंने बोला रामू काका एक गाड़ी अभी गई हुई है टेस्ट ड्राइव के लिए, कस्टमर आया था, वो अभी गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर लेकर गया हुआ है, अभी सेल नहीं हुई है, गोडाउन से बाहर है, लेकिन है तो मेरा ही प्रोडक्ट, तो मैं उसे
फाइनल गुड्स की कैलकुलेशन में, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में काउंट करूंगा। तो मेरे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गुड्स विच आर सोल्ड goods which are not sold but are given on sale और अप्रूवल बेसिस। जो मैंने गुड्स बेचे हैं अप्रूवल बेसिस पर, अभी अप्रूवल नहीं मिला है तो वो गुड्स मेरे गोडाउन में नहीं है, मगर मैं उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री में काउंट करूंगा। दूसरा पॉइंट, अब मेरी 4 गाड़ियां तो खड़ी हुई हैं, एक मेरा शोरूम है पीलीभीत में। कहां पर है मेरे बच्चों? पीलीभीत में सर। वहां पर मैंने एक गाड़ी अपनी यहां से उठाकर वहां भेज दी, तो अभी मेरे पास गाड़ियां कितनी बची? मेरे पास 3 गाड़ियां बची। तो रामू काका ने तो बिल्कुल ठीक किया कि 3 है। मैंने उनसे बोला रामू काका एक गुड्स मेरे एजेंट के पास पड़े, एजेंट है ये मेरा पीलीभीत में, फॉर डिस्प्ले पर्पस। तो ये स्टॉक भी किसका है मेरे बच्चों? मेरा ही है। तो मैं इसे क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में काउंट करूंगा। तो मेरे बच्चों जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, वो गुड्स जो गोडाउन में नहीं है आप उन्हें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में काउंट करना। पहला, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। दूसरा, गुड्स सोल्ड टू एजेंट फॉर सेलिंग पर्पस, लेकिन अभी सेल नहीं हुई है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, आपके डाउट्स को मैं जरूर क्लियर करूं। थैंक यू।